इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी का बनता था। लेकिन अब क्या किया है, अभी जितना भी एग्जाम देखा जा रहा है उसमें क्या है कि पॉलिटी के वेटेज को थोड़ा सा घटा रहा है, उसके बाद मेडाइवल है हिस्ट्री, उसका वेटेज घटाते जा रहा है, और आपको इंडियन ज्योग्राफी बढ़ाते जा रहा है, प्लस में इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और साइंस का लेवल तो कहना ही नहीं, उसमें तो बात ही उसका अलग रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा पॉलिटी और हिस्ट्री के साथ साथ अब इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखेंगे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बिहार एसआई का 64 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ है प्रोविजन डिपार्टमेंट में, उसमें देखिएगा तो 5 का 5 जो है सो खदान पूछ दिया एकदम लाइन से, कि मतलब कौन कहाँ है कौन कहाँ। तो थोड़ा सा उसको इंडियन जो ज्योग्राफी है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, भारतीय भूगोल को। चलिए आगे आपको बताना है इसी कड़ी में कि रानीगंज जो कोयला का क्षेत्र है यह किस राज्य में है? झारखंड, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन पे स्लिप नहीं होना है, स्लिप होइएगा आपका आंसर गलत टिक हो जाएगा। झरिया कहाँ बताइएगा तो झरिया झारखंड में है। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बोकारो झारखंड, उड़ीसा कहाँ बोल रहे हैं? बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड। गिरिडीह कहाँ है? गिरिडीह भी झारखंड। ये सब तो प्रमुख जगह है ना, गिरिडीह, बोकारो, रांची, ये सब तो धनबाद, ये सब तो प्रमुख जगह है धनबाद इसका, झारखंड का, ठीक है ना। झरिया, बोकारो और गिरिडीह कहाँ पे है? ये कोयला क्षेत्र झारखंड में है, ठीक है ना। बीरभूम कहाँ है? बीरभूम नहीं, बीरभूम पश्चिम बंगाल। कहां पे है? बीरभूम पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बड़जोड़ा कहां पे है? बड़जोड़ा, यह भी एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। बड़जोड़ा जो कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है बड़जोड़ा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का याद रखिएगा, रानीगंज, बड़जोड़ा और बीरभूम, ठीक है ना। बीरभूम तो बहुत प्रसिद्ध जगह है पश्चिम बंगाल का। आगे आपको बताना है तलचर कहां पे पड़ता है? तलचर, ये क्या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तलचर क्या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आगे आपको बताना है संबलपुर, संबलपुर ओडिशा में है। तलचर और संबलपुर कहां पे है? ओडिशा में पड़ता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है उमरिया कहां पे? उमरिया कोयला का क्षेत्र कहां पे पड़ता है? उमरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र कहां पड़ता है? यह मध्य प्रदेश में। कहां पे है उमरिया? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और सिंगरैली, सिंगरैली भी मध्य प्रदेश में। उमरिया और सिंगरैली कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है गोदावरी घाटी कहां पे है? गोदावरी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र खान कहां पे है? किस राज्य में है? तेलंगाना। क्या याद रखेंगे? तेलंगाना, ठीक है ना। और सिंगरैनी कहां पे है? नहीं, सिंगरैली था मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में ही पड़ता है, ठीक है ना। सिंगरैनी कहां पे पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। बढ़ा दीजिएगा तो सिंगरैनी कहां पे पड़ता है? तो तेलंगाना में, याद रखिएगा इसको। और गोदावरी घाटी कहां पे है? तेलंगाना में है। और सिंगरैली कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है कोरबा कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। कोरबा कोयला उत्पादक क्षेत्र जो पड़ता है वो कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सोहागपुर कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? सोहागपुर कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? यह भी आपको छत्तीसगढ़ में ही है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ में ही है। विश्रामपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में ही। अगर इसको पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और अच्छे से याद रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अब बहुत ट्रेंड में आ रहा है। तलचर बताइएगा तो कहां पे था? ओडिशा में था, ठीक है ना। संबलपुर कहां पे था? ओडिशा में ही था। बीरभूम कहां पे था? पश्चिम बंगाल में था। गिरिडीह कहां पे था? झारखंड। गिरिडीह कहां पे था? झारखंड में, ठीक है ना। बोकारो कहां पे था? झरिया झारखंड में, ठीक है ना। और उसके बाद एक और क्या हुआ? सिंगरौली। देखिए शांत रहिए। सिंगरौली की बात करें तो मध्य प्रदेश। कहां पे है? सिंगरौली कहां पे है? मध्य प्रदेश। और सिंगरैनी की बात करें तो ये तेलंगाना में। सिंगरैनी कहां पे है? तेलंगाना में। सिंगरौली की बात करें तो मध्य प्रदेश में। आगे आपको बताना है कोरबा कहां पे है? कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। कोयला क्षेत्र कोरबा कहां पे है? तो छत्तीसगढ़ में। आगे आपको बताना है सोहागपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। सोहागपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। और विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। गिरिडीह झारखंड, उसके बाद बोकारो झारखंड। ये सब तो याद करने की चीज ही नहीं है। चलिए आगे आपको बताना है कुछ ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है ना। ताप विद्युत गृह जिसको बोलते हैं, ताप विद्युत स्टेशन जो होता है ये है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र जो है यह किस राज्य में है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताना है नेल्लोर ताप विद्युत क्षेत्र जो है ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। नेल्लोर कहां पे है?
आंध्र प्रदेश में। नेल्लौर कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। आगे आपको बताना विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा तेलंगाना, बिल्कुल सही है। कौन बोल रहे थे? तेलंगाना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। विजयवाड़ा कहां पे है? तेलंगाना में है। आगे आपको बताना है कामरूप कहां पे है? कामरूप ताप विद्युत क्षेत्र, असम, ठीक है ना। हाँ, एक मंदिर भी है ना, कामरूप कामरख्या कामरूप मंदिर जो है, ठीक है ना, वो कहां पे है? तो वो असम में, कामरूप असम में ही है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना कामरूप शायद असम का पुराना नाम भी था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना बरौनी कहां पे है? बिहार में, ठीक है ना। बरौनी कहां पे है? बिहार में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। और कहलगांव कहां पे है? कहलगांव ताप विद्युत क्षेत्र अपना बिहार में ही है, ठीक है ना, अपना बिहार में ही, भागलपुर में। कहलगांव कहां पे है? बिहार में ही है, ठीक है ना, ताप विद्युत क्षेत्र है। कोरबा कहां पे है? कोरबा, कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा ताप विद्युत क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ में है और कोरबा ताप विद्युत गृह भी जो है वो भी छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ दिल्ली। और आगे आपको बताना बदरपुर दिल्ली। अरे बदरपुर बॉर्डर जो है बहुत फेमस है दिल्ली का जगह, ठीक है ना, किसान आंदोलन के टाइम में भी यह जगह फेमस रहा था। राजघाट दिल्ली में, राजघाट, बदरपुर और इंद्रप्रस्थ, ये तीनों क्या है? ताप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये तीनों कहां पे है? दिल्ली में है। अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात। अहमदाबाद कहां पे है? ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे है? गुजरात में है, ठीक है ना। बनास, बनास ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे है? यह भी गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। बनास ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे है? गुजरात में ही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है कांडला, गुजरात में, नाम से भी पकड़ सकते हैं, कांडला गुजरात। कच्छ, गांधीनगर गुजरात में, ये सब क्या है? तो वहां पे ताप विद्युत गृह है, ठीक है ना, जहां पे कोयला को जला करके और उससे बिजली बनाया जाता है, वैसा ये स्टेशन है। आगे आपको बताना पानीपत, पानीपत हरियाणा, पानीपत ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ेगा? हरियाणा में। गोरखपुर, गोरखपुर, यह भी गोरखपुर ताप विद्युत क्षेत्र जो है यह आपको उत्तर प्रदेश ना होकर के हरियाणा में ही पड़ता है। गोरखपुर ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे आपको बताना यमुनानगर, यमुनानगर नहीं, यह भी आपको हरियाणा में ही है, हरियाणा में, ठीक है ना। यमुनानगर ताप विद्युत क्षेत्र जो है ये कहां पे है? हरियाणा में है। आगे आपको बताना है कालाकोट, कालाकोट ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कालाकोट ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। बोकारो ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ता है? झारखंड, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा ताप विद्युत क्षेत्र झारखंड। और आगे सतपुरा ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे? यह भी झारखंड में है, ठीक है ना। सतपुरा ताप विद्युत क्षेत्र जो है यह भी झारखंड में है। अमरकंटक, अमरकंटक ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे है? अमरकंटक मध्य प्रदेश, जगह से भी पकड़िए, ठीक है ना। और एक सतपुरा और है जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सिंगरौली कहां पे पड़ता है? सिंगरौली ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे? मध्य प्रदेश। और सिंगरैनी जो कोयला क्षेत्र था वो कहां पे? तेलंगाना में, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना भूसावल ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ता है? नाम से ही फेमस है ये सब, भूसावल वगैरह, महाराष्ट्र। भूसावल कहां पे? महाराष्ट्र। आगे आपको बताना है चोला, चोला ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे है? महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैन से नहीं पकड़िएगा, उज्जैनी जो है उज्जैनी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है ना। उज्जैनी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। उड़ान, उड़ान ताप विद्युत क्षेत्र कहां पे पड़ता है? उड़ान ताप विद्युत क्षेत्र बहुत फेमस है, यह भी मध्य, ये महाराष्ट्र में ही है। उड़ान कहां पे है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक पाया जाता है? 238, 238 यूरेनियम का जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है कौन सा? 238, ठीक है ना। आगे आपको बताना राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 550, 540, सीधे 40, कहां भटक रहा है? 500, ठीक है ना, वो न्यूनतम है। 40 जो है वो न्यूनतम भी नहीं है, 40 न्यूनतम भी नहीं है, ठीक है ना। 60 न्यूनतम है, न्यूनतम कितना है? 60 है। 40 जो है ना वो गोवा में अपवाद में है, ठीक है ना। आगे आपको बताना न्यूनतम 60 है और अधिकतम जो है वो कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। कहाँ? राज्य विधान सभा में, ठीक है ना, जो राज्यों में होता है। आगे आपको बताना प्रचंड बौद्ध के रूप में किसे याद किया जाता है? प्रचंड बौद्ध के रूप में किन्हें याद किया जाता है? आदि शंकराचार्य को। किन्हें याद किया जाता है? आदि शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध के रूप में उनको मान्यता है।
आगे आपको बताना है भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से होती है? भारत 1900 में, 1991, 1952 में, 51 में। कहां भटक रहे हैं आप लोग? भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से होती है? 1892 के एक्ट के रूप में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत जो है चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। चलिए आगे आपको बताना, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली कब आती है? भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919, बिल्कुल सही है, 1919। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब से होती है? 1919 से, ठीक है ना। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? 1900, कहां आप लोग भटक रहे हैं? 1919, 1919 भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? 1919 में। आगे आपको बताना है संविधान सभा का गठन जो है ये कब हुआ था? 1946 में, बिल्कुल सही है, 1946 में होता है। और कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे आपको बताना है संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किनका चुनाव किया गया था? किनका? संविधान सभा में अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? आप लोग एच.सी. मुखर्जी। कौन बोल रहे हैं पीछे से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, एच.सी. मुखर्जी। और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति बाद में चुने जाते हैं जिनका नाम क्या होता है? बी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग कैसे, आप लोग पढ़ना उड़ना छोड़ दिए हैं क्या? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कम से कम इतना याद है ना। चलिए आगे आपको बताना है, बताइएगा तो भारत में जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, ठीक है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है ना उसका रिपोर्ट सौंप करके राज्य का पुनर्गठन किया गया। और कितने राज्यों का फॉर्मेशन 1953 में किया गया था, ये बताइएगा। कितने राज्यों का? 14 राज्यों का। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है ना। और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? 1956 में, बिल्कुल सही, 1956 में। आगे आपको बताना है तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही है, तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिन्हाज-उल-सिराज। बहुत बार ये पुस्तक पूछा गया है। आगे आपको बताना है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण जो है ये किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आगे आपको बताना है आर्टिकल 352 के तहत किस चीज की व्यवस्था की गई है? किसका? राष्ट्रीय आपात का, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन का। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 360 में किसकी व्यवस्था की गई है? द्वितीय आपातकाल की। चलिए आगे आपको बताना है इसी कड़ी में कि किसके द्वारा ऐसा कथन कहा गया था आर्टिकल 356 के बारे में कि यह जो है सो अंतिम साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है ना, इसके बारे में भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि यह आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति शासन जो है यह जो है ना सो राज्यों में जब सरकार विफल हो जाएगी तो अंतिम साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये कौन बोले थे? भीमराव अंबेडकर बोले थे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 350 का क, 350 का क। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 का क। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कौन सा आर्टिकल देता है? 343, 343, ठीक है ना। हिंदी को प्रोत्साहन 351, ठीक है, 351। चलिए आगे आपको बताना है बताइएगा तो संघ के लिए राज्य भाषा जो है, ठीक है ना, संघ के लिए राज्य भाषा वो 343 आर्टिकल जो अभी बताया आपको मतलब राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिलता है हिंदी को, ठीक है ना, वो कौन सा आर्टिकल है? 343।
राज्य के लिए राज्य भाषा का जो मान्यता मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है? किस आर्टिकल के तहत? 300 नहीं 345। किस आर्टिकल के तहत? 345, ठीक है ना। राज्य के लिए राज्य भाषा का जो व्यवस्था किया गया वो किस आर्टिकल के तहत? 345, ठीक है ना। आगे आपको बताना 344 में क्या रहता है? हाँ, राज्य भाषा के संबंध में जो है ना जितना भी आयोग बनेगा और संसदीय समिति बनेगी, ठीक है ना, इसका जो चर्चा किया गया वो किस आर्टिकल में किया गया? 344 में, 344 में किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है राजभाषा को किस भाग में रखा गया है? संविधान के भाग 17 में रखा गया, ठीक है ना, भाग 17 में रखा गया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आपको बताना है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948, ठीक है ना। भारत में जो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी कब हुई थी? 1948 में हुआ था। और दूसरी औद्योगिक नीति कब आती है? 1956, याद रखिएगा। आगे आपको बताना है मुगल शैली में प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा, बिल्कुल सही है, अबुल समद के द्वारा किया गया था। अबुल समद नहीं, अबुल हसन के द्वारा, ठीक है ना, बैलगाड़ी अबुल हसन के द्वारा। शांत रहिएगा, बैलगाड़ी का जो चित्रण किया गया था ना वो अबुल हसन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? क्रीट या कोरोना, ठीक है ना, क्रीट या कोरोना, उसका जो बाहरी भाग होता है ना, जो सबसे बाहरी जो मुकुट होता है वही दिखाई पड़ता है, बाकी चीजें ढक जाती है। आगे आपको बताना है लेड ऑक्साइड का प्रचलित नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का PbO3 का प्रचलित नाम क्या है? लिथार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथार्ज, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड का जो प्रचलित नाम है क्या है? लिथार्ज है। आगे आपको बताना है एदमात उद्दौला का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एदमात उद्दौला का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नूरजहां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? नूरजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सिद्धार्थ जो है यानी कि गौतम बुद्ध की बात हो रही है, यह शून्य का जो ज्ञान प्राप्त किए थे यह किससे प्राप्त किए थे? बिल्कुल सही है, अलार कलाम से। शून्य का जो ज्ञान प्राप्त किए थे किससे किए थे? अलार कलाम से किए थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मार्शल के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मार्शल है, ठीक है ना। बताइएगा हमारे शरीर में कितने प्रकार की एमिनो एसिड्स होती है? 20 प्रकार की, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड होती है कितने प्रकार की? 20 प्रकार की, ठीक है ना। बताइएगा तो करानहर जो है यह किस देश में है? करानहर किस देश में है? करा, हाँ, ये थाईलैंड में है। कहां पे है? थाईलैंड में, ठीक है ना। करानहर कहां पे है? थाईलैंड में है। बताइएगा तो पाइका जो एक सैन्य आर्ट है, मतलब मार्शल आर्ट है और नृत्य भी है, ठीक है ना, युद्ध के समय इसका ये किया जाता है नृत्य, यह किस राज्य का है? पाइका ओडिशा का है। कहां पे है? ओडिशा का है, ठीक है ना। मतलब पाइका जो नृत्य है ना ये ओडिशा में प्रचलित है, हालांकि इसका प्रचलन जो है सो यहाँ पे भी झारखंड में भी है, क्योंकि दोनों लगा हुआ है तो झारखंड में ही है, ठीक है ना, झारखंड में। चलिए आगे आपको बताना है पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो जिसको बोलते हैं, सबसे जो नीचे का मंडल है। चलिए आगे आपको बताना है, बताइएगा तो यदि कोई मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि कब उसे भोजन करना है और कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, मतलब कितना खाना है, 6 रोटी खाना है कि 46 रोटी खाना है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, जब तक आप उसके सामने दे रहे हैं तब तक वो खाते जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे लोगों किस बीमारी से पीड़ित माना जाता है? डिप्रेशन? नहीं, इस बीमारी का नाम है बुलिमिया। क्या नाम है? बुलिमिया, ठीक है ना। याद रखिएगा यदि कोई मनुष्य जो है ना यह नहीं समझ पाता है कि उसको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब खाना रोक देना चाहिए, तो उस बीमारी को, उस व्यक्ति को पीड़ित मानेंगे हम किस बीमारी से? बुलिमिया से, ठीक है ना। आगे आपको बताना गेहूं का काला टीका रोग जो है किसके कारण होता है? गेहूं का काला टीका रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कवक के कारण। वही है कवक को फफूंदी और या फंगस, सही है, सब वही है, ठीक है ना। बताइएगा तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में मानव का, मानव के सांस्कृतिक विकास का, ठीक है ना। किसका करते हैं? मानव के सांस्कृतिक विकास का एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करते हैं, जबकि एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का, ठीक है ना। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती या फूलों का संवर्धन जो होता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। क्या हुआ आपको?
चलिए आगे आपको बताना है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। सुल्तान अजलन कप का संबंध जो है किस खेल से है? हॉकी से है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, स्पर्श रेखा शब्दावली जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी से, ठीक है ना। स्पर्श रेखा जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी से है। आगे आपको बताना है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, पहले से अगर ऑन है कंप्यूटर और उसको अगर आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा बूटिंग कहलाएगा? वार्म बूटिंग कहलाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर डायरेक्ट आप ऑन करके ऑफ करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? बूटिंग कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है ना वो बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आज चौथा बार ये पूछ रहे हैं, पीएन भगवती, ठीक है ना। पीएन भगवती, ठीक है ना। पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट जब आया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थी। पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट जिसको पीआईएल बोलते हैं, जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, इसकी शुरुआत किस देश से माना जाता है? अमेरिका से। बताइएगा तो, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है किस ग्रह पे है? मंगल पे है। निक्स ओलंपिया कहां पे है? मंगल पे है। आगे आपको बताना है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित है? ग्रामीण सहकारिता या फिर न्यास के सिद्धांत पे, ठीक है ना, जिसको ट्रस्टीशिप बोलते हैं। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है ना। या फिर सहकारिता भी वही है। आगे आपको बताना है, भारत में बाघ प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में, ठीक है ना। 1973 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। आगे आपको बताना है, छिपा हुआ महासागर के रूप में किस महासागर को याद करते हैं? आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। वेनिसिंग ओशियन जो है किसको जानते हैं? तो आर्कटिक महासागर को, ठीक है ना, छिपा हुआ महासागर बोलते हैं। आगे आपको बताना, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? रंजीत सागर रावी नदी पर, ठीक है ना। रावी नदी पर। किस राज्य में? पंजाब में, ठीक है। बताइएगा तो, भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाती है? 5 राज्य। पांच, ठीक है ना। बांग्लादेश से कितना? 5 राज्य। म्यांमार के साथ भारत का कितना राज्य लगा हुआ है? 4 राज्य लगा हुआ है, ठीक है ना। बताइए तो, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। बिल्कुल सही है, के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1950। के.एम. मुंशी वन महोत्सव 1950, ठीक है ना। 1950। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया था, ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में, ठीक है ना। वन नीति जो आया था ना 1950 वाला, उसी में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। 1950 में जो वन नीति आया था उसी में संशोधन किया गया था। कब? 1980 में, ठीक है ना। और वन नीति वन अधिनियम जो आया वो 1980 में। हालांकि उसमें मेजर संशोधन जो होता है वो 1988 में होता है। कब होता है सबसे बड़ा संशोधन? 1988 में। अगर कभी आपको प्रश्न पूछ दे कि वन नीति में संशोधन कब हुआ तो आपको ज्यादातर ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा? 1988 मिलेगा, ठीक है ना। 1988 उसका सही होगा। 1980 में वन नीति में संशोधन करके वन अधिनियम लाया गया था। और वन्य जीव कब आया था? 1972 में, ठीक है ना। और पर्यावरण कब आया था? 1986 में। इनमें से, इन तीनों अधिनियमों में से किस अधिनियम का नाम छाता विधान है? ये बताइए। पर्यावरण अधिनियम, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अधिनियम जो 1986 आता है उसी का अन्य नाम छाता विधान भी पड़ता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? कृषि में तो पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में तो पाई जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या कारण है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है ना। देखिए, बेरोजगारी से 2-3 तरह का प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना। कृषि के क्षेत्र में कैसा? तो उसमें भी वही है। कृषि के क्षेत्र में भी वही है कि संरचनात्मक और
मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद एक और बेरोजगारी होता है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में। मौसमी कृषि में और संरचनात्मक कृषि में। और एक और बेरोजगारी होता है जिसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ना वो कहां पाई जाएगी, तो विकसित क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में। कहां पे, विकसित क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में या विकासशील क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी होती है उसको क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, तो मौसमी बेरोजगारी कहां पाई जाएगी, कृषि के क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आप मौसम पे डिपेंड है, बारिश हुई तो कृषि होगा, नहीं होगा तो आप बेरोजगार रह गए, ठीक है ना। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी जो हो जाएगी, ठीक है ना, वो किस क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण में संरचना एक बना हुआ है, ठीक है ना, एक संरचना बना हुआ है कि यहाँ पे कोई वैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप पहले मैट्रिक इंटर करें और फिर आपको रोजगार मिल जाए, ठीक है ना, या फिर आप नहीं मिले तो आपको अच्छा मजदूरी मिल जाए, कुछ भी ऐसा संरचना नहीं है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहां पे मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है अत्यंत बेरोजगारी, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, अत्यंत बेरोजगारी। जो अत्यंत बेरोजगारी है वो भी कहां पे है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। और घर्षणात्मक बेरोजगारी कहां पे है, तो शहरी क्षेत्रों में। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहने का मतलब एक जॉब है, ठीक है ना, उसी को कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर जॉब खोज रहे हैं, जो आपका योग्यता है उस तरह का जो खोज रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप घर्षण कर रहे हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रामायण किसके द्वारा लिखा गया, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस के लेखक। आगे आपको बताना है, रामचरित के लेखक कौन है, संध्याकर नंदी, ठीक है ना। आगे बताना है आपको, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भभूति के द्वारा। उत्तर रामचरित किसके द्वारा, भभूति के द्वारा। और राम अवतारम के लेखक कौन है, कंबम, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा, राम अवतारम के लेखक कौन है, कंबम, ठीक है ना। ये रामायण का ही तमिल अनुवाद है, रामायण तमिल का रामायण कहलाता है। आगे आपको बताना है, रामायण का इंग्लिश अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, रामायण का इंग्लिश अनुवाद टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आर.टी.एच. ग्रिफिथ बोलते हैं इसको, टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा रामायण का अंग्रेजी अनुवाद। आगे आपको बताना है, रामायण के 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, युद्ध कांड, ठीक है ना। कौन सा बड़ा कांड है, युद्ध कांड, ठीक है ना, है ना। बाल कांड है, वनवास कांड है, सारा कांड है ना, ठीक है ना। तो उसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो कौन सा कांड है, युद्ध कांड। और रामायण में कितना टोटल कांड है, 7 कांड है। चलिए आगे आपको बताना है, सबसे पहले जो है अवतारवाद का सिद्धांत कहां मिलता है, अवतारवाद का सिद्धांत कहां पे मिलता है सबसे पहले। जैसे होता है ना, अभी पढ़ते हैं ना आप लोग, अभी जैसे राम भगवान का जो मंदिर स्थापित किया गया है अयोध्या में, उसमें जो भगवान राम का जो मूर्ति स्थापित किया गया है उसमें पूरा 10 का 10 जो अवतार है उसका चित्रण किया गया। वो ऐसे जो बना हुआ है ना आर्च, उस आर्च पे देखिएगा ना तो पूरा जो है ना, सो किस किस युग में कौन कौन भगवान आए हैं उस हिसाब से पूरा अवतार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये अवतारवाद का सबसे पहले जो सिद्धांत मिलता है, ये मिलता कहां पे है। जैसे अभी बोला जाता है कि अभी 10वां अवतार जो है वो होना बाकी है। 9वां अवतार किसको माना जाता है, भगवान बुद्ध को। 9वां अवतार किसको माना जाता है, भगवान बुद्ध को, ठीक है ना। और 9वां अवतार के बाद 10वां अवतार माना जाता है कि भगवान जो है ना श्वेत कपड़ा धारण करके श्वेत वस्त्र पर जो है कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। तो ये अवतारवाद का सिद्धांत मिलता कहां से है, ये आया कहां से, तो आप इसको याद रखिएगा। अवतारवाद का सिद्धांत जो मिलता है ये गीता से मिलता है। कहां से मिलता है, भगवत गीता से मिलता है, ठीक है ना, अवतारवाद का सिद्धांत। और एक और सिद्धांत है जिसको बोलते हैं मोक्ष का सिद्धांत। बोलते हैं ना कि ये कर्म कर लो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मोक्ष का सिद्धांत कहां से मिलता है, तो मोक्ष का जो सिद्धांत दिया गया है वो भारतीय दार्शनिक जो ग्रंथ है जिसको कि उपनिषद के नाम से जानते हैं, तो उपनिषद में मोक्ष का सिद्धांत कहां से मिलता है, उपनिषद से। अवतारवाद का सिद्धांत कहां से मिलता है, गीता से मिलता है। चलिए आगे आपको बताना है, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1785 में। कब किया गया था, 1785 में। और गीता का जो है ना ये फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, दारा सिको के द्वारा। बिल्कुल सही है, गीता का जो फारसी अनुवाद था किसके द्वारा, दारा सिको के द्वारा। महाभारत के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। महाभारत के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। और महाभारत के जो है सो अंग्रेजी अनुवादकर्ता कौन है, महाभारत के अंग्रेजी अनुवादकर्ता कौन है, बिल्कुल सही है, किशोरी मोहन गांगुली। बिल्कुल सही है, किशोरी मोहन गांगुली जी है। महाभारत के अंग्रेजी अनुवादकर्ता कौन है, किशोरी मोहन गांगुली जी।
महाभारत का तमिल अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हाँ, पेरुदेव नार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पेरुदेव नार के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पेरुदेव नार के द्वारा महाभारत का जो है ये तमिल अनुवाद किया गया था। चलिए आगे आपको बताना है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? वीर शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वीर शिवाजी, ठीक है ना। शिवाजी का जन्म कहां पे होता है? शिवनेर दुर्ग में होता है। कब होता है? 1627 में, 1627 में होता है, ठीक है ना। 1627 में हुआ। उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई, ठीक है ना। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। आगे आपको बताना है, गुरु रामदास के जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सॉरी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। शिवाजी के जो है ना आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। और राजनीतिक गुरु जो हो जाता है वो कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे। कौन थे? दादा कोंडदेव, ठीक है ना। वो राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे शिवाजी के। आगे आपको बताना है, बिना राजा बने ही सर्वप्रथम, ठीक है, शिवाजी के द्वारा जो है ना तोरण नामक पहाड़ी पर कब्जा कब किया गया था? 1644 में, 1644 में, ठीक है ना। तोरण के दुर्ग पर जो कब्जा किए थे कब किए थे? 1644 में, ठीक है ना। और रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाए थे? 1656 में, 1656 में राजधानी बनाए थे। और अपना राज्याभिषेक कब करवाते हैं? 1674 में, 1674 में करवाते हैं अपना राज्याभिषेक। और सूरत को 2 बार ये लूटे थे। कब कब लूटे थे? 1664 और 1670, 1664 और 1670 में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, पुरंदर की संधि जो है यह शिवाजी के माध्यम से हुआ था, ठीक है ना। यह कब हुआ था? पुरंदर का कब हुआ था? 1665 में। किसके किसके बीच हुआ था? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच होता है पुरंदर की संधि, 1665 में होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, यह किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल सही है, गंगा भट्ट पंडित के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा करवाया गया था? गंगा भट्ट पंडित के द्वारा करवाया गया था। आगे आपको बताना, औरंगजेब के द्वारा आगरा के किला में शिवाजी को कब कैद कर लिया गया था? 1666 में। कब कैद कर लिया था? 1666 में, ठीक है ना। और शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 में, 1680 में। जब सूरत को दोबारा लूटते हैं उसके 10 साल के बाद 1670 में सूरत को दोबारा लूटते हैं। और 1680 में 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने थे? संभाजी बने थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, ठीक है ना। बताइएगा तो, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है ना। मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है कौन है? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना। बताइएगा तो, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षक किसे कहा जाता है? ताराबाई को। किनको कहा जाता है? ताराबाई को। मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक संरक्षक कहा जाता है उनको कहा जाता है? ताराबाई को, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, पेशवा पद को वंशानुगत कौन बनाए थे? साहू जी, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, साहू जी बनाए थे। और साहू जी के जो उत्तराधिकारी थे कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना। बालाजी विश्वनाथ। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में, 28 में, 27 में नहीं, 7 मार्च 1728 में। निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच होता है। निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के रूप में। बाजीराव प्रथम के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। एक लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है। किनको? बाजीराव प्रथम को। न युद्ध हारने वाले पेशवा के रूप में याद किया जाता है। किनको? बाजीराव प्रथम को, ठीक है ना। बाजीराव मस्तानी जो है, मस्तानी नामक युवती से जो अपना संबंध रखने के लिए कौन युद्ध का याद किया जाता है? तो बाजीराव प्रथम ही, ठीक है ना। बाजीराव प्रथम ही। उसके बाद दिल्ली पर सर्वप्रथम हमला करने वाले पेशवा के रूप में कौन युद्ध याद किया जाता है? बाजीराव प्रथम ही, ठीक है ना। बाजीराव प्रथम। बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हैं? उसमें रहते हैं कौन? बाजीराव प्रथम। कौन रहते हैं? बाजीराव प्रथम ही रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसमें एक्टिंग करते हैं वो कौन? रणबीर कपूर ना। रणबीर कपूर या रणबीर सिंह? रणबीर सिंह। चलिए आगे आपको बताना है,
बताइएगा तो किस राज्य के गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला था? मध्य प्रदेश का। गोंड पेंटिंग कहाँ का था? मध्य प्रदेश का था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। आगे आपको बताना है व्यय कर के प्रतिपादक कौन थे? व्यय कर जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? कौन बताए थे कि खर्च पे कर लगा दीजिए, लोग जितना खर्चा करेगा ना उस पे कर लगा दीजिए, ऐसा पहली बार बताने वाले कौन थे? कोल्डार, ठीक है ना, एक अर्थशास्त्री थे, कौन? कोल्डार, उनका नाम याद रखिएगा। व्यय पर जो कर के प्रतिपादक थे कौन थे? कोल्डार। आगे आपको बताना है पांचवी आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? पांचवी आर्थिक जनगणना 2005, पांचवी आर्थिक जनगणना 2005, ठीक है ना। छठी जो प्रोजेक्टेड है वो कब है? 2019 के लिए, 2019 के लिए, लेकिन नहीं हो पाया है। चलिए आगे आपको बताना है मेघालय राज्य का गठन जो है यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 22वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1946 में होता है, ठीक है ना। बताइएगा तो यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय कॉमन मार्केट का जो है ना वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही, कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या चीज का? यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय। आगे आपको बताना भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र। परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? आईएनएस चक्र, ठीक है ना। आगे आपको बताना है और पहला जो पनडुब्बी है भारत का वो कौन सा है? आईएनएस कावेरी, बिल्कुल सही, आईएनएस कावेरी। आगे आपको बताना है आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मूल अधिकार का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? मूल अधिकार जो मिला है, ठीक है ना, इसका प्रारूप ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, नहीं भीमराव अंबेडकर नहीं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मूल अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइएगा तो खाकी क्रांति का संबंध किसके उद्योग से है? चमड़ा उद्योग से। खाकी क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? चमड़ा उद्योग से है, ठीक है ना। आगे बताना है कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने का सिद्धांत कौन दिए थे? कांग्रेस में समाजवादी सोशलिस्ट जो है दृष्टिकोण कौन दिए थे? तो ये नरेंद्र देव के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है ना, नरेंद्र देव के द्वारा दिया गया था, आचार्य नरेंद्र देव करके। आगे आपको बताना है सल्तनत काल में बाजार का अधिकारी क्या कहलाता था? नहीं, दरोगा नहीं, सहना ए मंडी, ठीक है ना। सल्तनत काल में जो है ना बाजार का जो अधिकारी कहलाता था वो क्या कहलाता था? सहना ए मंडी कहलाता था। आगे आपको बताना संगम काल में, ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं है। बताइएगा तो हार्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड किसे दिया गया था? हार्डिंग बम कांड जो हुआ था उसमें किसको दिया गया था? हार्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड किसको दिया था? बाल मुकुंद को। किसको मिला था? बाल मुकुंद को, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसके द्वारा की गई थी? 1921 में ही हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा। 1921 में जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं कौन करते हैं? हसरत मोहानी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक कौन है? अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक कौन है? इंदु सिंह ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। चल लास्ट क्वेश्चन आज का बता दीजिएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस सितंबर माह में किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर को। किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर में किस तारीख को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस? 21 या 22? 21 सितंबर को, बिल्कुल सही है। विश्व अल्जाइमर दिवस और विश्व खुशहाली दिवस 21 सितंबर को। और विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सितंबर माह में किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को, ठीक है ना। किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को, ठीक है ना। हाँ, गुलाब दिवस ये जो है ना कैंसर रोग के लिए जो है सब ये है, कैंसर के लिए। बताइएगा तो राजा राम मोहन राय जो है यह किस शिक्षा पर जोर देते थे? राजा राम मोहन राय बुनियादी शिक्षा पे महात्मा गांधी जोर देते थे। राजा राम मोहन राय का जो है वो किस शिक्षा पे जोर था?
तो अंग्रेजी शिक्षा और वेस्टर्न जो शिक्षा थी, ठीक है ना, पश्चिमी शिक्षा है ना, उस पे जोर दिया करते थे। राजा राम मोहन राय जो है ना, अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया करते थे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, उसको बंद कर दीजिएगा।